टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर लगातार अपग्रेड होते हुए आयरन मैन सूट और टाइम ट्रैवलिंग तक इन्वेंट की है। रॉकेट ने हाई एवोल्यूशनरी जिसके पास यूनिवर्स की नॉलेज है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज की फोटोग्राफिक मेमोरी उसे अलाउ करती है हर बुक की कॉपी को उसके दिमाग में स्टोर करने में। और ही हू रिमेन्स ने एक पूरी टाइमलाइन को अपने कंट्रोल में रखा था। पर इनमें से कोई भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन है। और ये वीडियो सिर्फ शेयर इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि इस पे है कि किसकी इंटेलिजेंस का कितना इम्पैक्ट रहा या आगे रहेगा। साथ ही साथ ये लिस्ट आपको क्लियर कर देगी कि आपका फेवरेट कैरेक्टर स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स के लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है। तो जल्दी से टॉप 3 प्रेडिक्शन कर लो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 शूरी। तो आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि हमारी लिस्ट की 10th पोजीशन पर शूरी है, पर आप चिंता मत करो, अपने स्मार्टनेस के इम्पैक्ट वाइज शूरी हमारी लिस्ट में यही पोजीशन डिजर्व करती है। अब वकांडा की जीनियस होने के नाते शूरी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और उसके कुछ कंट्रीब्यूशन जो रहे हैं वो हैं तचाला के दोनों सूट को उसी ने बनाया था, सिविल वॉर वाला मैनुअल सूट और फिर उसके बाद के सारे नैनोटेक सूट, खासकर की वाइब्रेनियम के काइनेटिक एनर्जी के रेगुलेटेड स्टोरेज और री रिलीज की खासियत को भी शूरी ने मास्टर कर लिया था। इसी के साथ साथ शूरी ने एवरेट रॉस की जिंदगी बचाई थी उसके टिश्यूज को वाइब्रेनियम के साथ सिंथेसाइज करके। और जो मोमेंट शूरी की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस का सबूत है वो है हार्ट शेप्ड हर्ब को दोबारा से सिंथेटिकली रिक्रिएट कर देना, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव बात है क्योंकि वो हर्ब सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं थी बल्कि एक ऐसा जरिया था जो कि वकांडा के नेक्रोपोलिस का भी रास्ता है। तो उसे सिंथेटिकली बना पाना खुद में बहुत बड़ी बात है। इन सबके ऊपर विंटर सोल्जर की हाइड्रा प्रोग्रामिंग भी शूरी ने ही इरेज की थी। नंबर 9 रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, गार्डियंस की टीम का कैप्टन। अब कोई इस बात से एग्री नहीं करेगा पर थॉर तो करेगा। खैर, रॉकेट को तो हम पूरी गार्डियंस की टीम का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा कह सकते हैं। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, साइबरनेटिक एनहांसमेंट सब कुछ जानता है। इनफैक्ट रॉकेट इतना ज्यादा स्मार्ट है कि जब भी मिलानो या बेनेटार खराब होते हैं तो उन्हें रॉकेट ही रिपेयर करता था। वहीं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हमने देखा कि रॉकेट वेपनरी और डेटोनेशन का इतना बड़ा मास्टर है कि उसने एक छोटा सा बॉम्ब बनाया था जो कि इतना पावरफुल था कि ईगो द लिविंग प्लैनेट के पूरे कोर को उड़ा दे। वहीं वॉल्यूम 3 में हमने रॉकेट के ब्रिलियंस का असली पीक देखा, जहां हमने देखा कि जब रॉकेट छोटा था तभी वो इतना ज्यादा ब्रिलियंट था कि उसने हाई एवोल्यूशनरी तक को आउटस्मार्ट कर दिया था। अब जिन्हें ये बात छोटी लगती है उन्हें मैं बता दूं कि हाई एवोल्यूशनरी इसी पर्पस से एग्जिस्ट करता था कि उसे ब्रह्मांड का सारा नॉलेज चाहिए, तो उसके जैसे बीइंग को आउटस्मार्ट कर देना वो बहुत बड़ी बात है। साथ ही रॉकेट इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो खुद डीप स्पेस सर्विलेंस रन कर सकता है। यानी एंड गेम मूवी में वही बंदा था जिसने पूरे स्पेस में ढूंढकर ये पता लगाया कि अभी कुछ दिन पहले सारे इन्फिनिटी स्टोन्स दोबारा से कहां इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 8 डॉक्टर एरिक सेल्विग। अब एमसीयू इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि कई लोगों ने डॉक्टर सेल्विग के नाम तक को ही भुला दिया होगा, पर हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। तो डॉक्टर सेल्विग जिन्हें हमने थॉर मूवी में देखा था वो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हैं। बस बात यही है कि कभी किसी ने डॉक्टर सेल्विग के इंटेलिजेंट मोमेंट्स को नोटिस नहीं किया। ये बंदा उस वक्त से आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस यानी वर्म होल्स पर काम कर रहा था जब लोग बिलीव भी नहीं करते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर मॉडर्न टाइम में टेसरेक्ट मिलने के बाद डॉक्टर सेल्विग को ही अपॉइंट किया गया था उसे स्टडी करने के लिए। और भूलना मत, ये बंदा लिटरली एक इन्फिनिटी जेम को स्टडी करके उसकी वर्किंग और बिहेवियर्स के ऊपर इतने नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे जिन्हें पढ़कर टोनी स्टार्क भी टेसरेक्ट के बारे में समझ पाया। प्लस उसी के साथ साथ एक इन्फिनिटी स्टोन को कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर परपेचुअल वर्किंग स्टेट में कैसे ला सकते हैं वैसा डिवाइस तक डॉक्टर सेल्विग ने बना दिया था। आसान भाषा में कहूं तो टेसरेक्ट को चलाने के साथ साथ स्पेस पोर्टल खोले रख सकने वाली मशीन। सेल्विग कितने जीनियस है इसके सबूत खत्म नहीं हुए हैं। अगर आपको याद हो तो थॉर द डार्क वर्ल्ड में सेल्विग ही वो इतिहास का पहला इंसान था जिसने सभी 9 रियल्म्स के अलाइनमेंट को स्टडी, थियराइज और एंटिसिपेट भी किया था। पर इसी के साथ साथ उसने ऐसे कंट्रोल रॉड्स भी बनाए थे जो उस अलाइनमेंट को कंट्रोल में रखें जहां सारे रियल्म्स एक दूसरे में मिक्स होने की जगह बस उनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को छू के निकल जाए। आप एक बार इमेजिन करके देखो ये कितनी इंसेन बात है, जहां एक ऐसा डिवाइस बना देना जो एक के बाद एक सारे रियल्म्स को अर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग पुश कर दे। तो डॉक्टर सेल्विग किसी भी दिन एक रिस्पेक्टेड फिगर और एक इंटेलिजेंट आदमी है। नंबर 7 डॉक्टर ब्रूस बैनर। तो इस लिस्ट का सबसे बड़ा दिमाग यही है। तो डॉक्टर बैनर की ब्रिलियंस और उसके जीनियस इंपैक्ट की लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो डॉक्टर बैनर का सबसे बड़ा अचीवमेंट और उसका सबसे बड़ा श्राप
सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जिस सीरम की वजह से डॉक्टर ब्रूस बैनर हल्क बना वो एक्चुअली में सुपर सोल्जर सीरम ही था। बस बैनर के साथ दिक्कत ये हुई कि वो बीटा रेस की जगह बहुत ही ज्यादा गामा रेस के एक्सपोजर में आ गया और उसके अंदर एक अलग ही जेनेटिक म्यूटेशन हो गई। पर सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा से बना पाना एक बहुत ही बड़ी बात है। पर अब आते हैं इस बात पर कि बैनर कितना कमाल का थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और इंजीनियर है। तो एवेंजर्स मूवी में डॉक्टर बैनर ही वो थे जिन्होंने शील्ड को सजेस्ट किया था कि उन्हें स्पेक्ट्रोमीटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए अगर उन्हें टेसरेक्ट को ढूंढना है तो। वहीं जब टोनी हेलिकैरियर पर आता है तब वो टेसरेक्ट की वर्किंग के ऊपर बात करना शुरू करता है और बताता है कि ये सब उसने सेल्विक के नोट्स और टेसरेक्ट पर बनाए हुए थ्योरी पेपर से पढ़ा। तो वहां पर डॉक्टर बैनर ही वो दूसरे इंसान थे जिसने डॉक्टर सेल्विक की पूरी जिंदगी में बनाए हुए सारी थ्योरी पेपर्स और नोट्स पढ़ डाले थे और टेसरेक्ट की वर्किंग को समझ लिया था। अब आते हैं एज ऑफ अल्ट्रॉन पर। तो जब टोनी ने आइडिया सजेस्ट किया था कि वो माइंड स्टोन की सेंशियंस को डिराइव करके अल्ट्रॉन प्रोग्राम को बनाने वाला है, तब उसने खुद डॉक्टर बैनर से कहा था कि तुम जानते हो कि मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ, तुम हो। आप जानते हो कि जितनी हाई टोनी स्टार की इंटेलिजेंस है उससे ज्यादा हाई उसका ईगो है और टोनी स्टार का ये एक्सेप्ट करना कि वो किसी चीज में माहिर नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बैनर वो इंसान है जिसने मल्टीपल साइकीज को सिंथेसाइज किया था एक इन्फिनिटी स्टोन की कॉन्शियसनेस के साथ ताकि एक आर्टिफिशियल माइंड क्रिएट किया जा सके। ये कुछ ऐसा है जो अभी तक एमसीयू में कोई नहीं कर पाया है और मैं रिपीट करना चाहूंगा, कोई ऐसा नहीं कर पाया है। नंबर 6, डॉक्टर हैंक पिम। हैंक पिम वो इंसान है जिसने डायमेंशनल लिमिट्स और नॉलेज को पुश कर दिया। वो इंसान जिसने एक ऐसे पार्टिकल को इन्वेंट किया जो मैटर के बीच के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम कर सकती है बिना उसके खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स हुए और इस साइज रिडक्शन को इस लेवल तक ले जाया जा सकता है कि वो एक माइक्रोकॉस्म यानी कि एक अलग ही प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस क्वांटम रियल में ले जाए। तो डॉक्टर हैंक पिम ना ही सिर्फ पिम पार्टिकल्स के क्रिएटर हैं बल्कि ये वो पहला इंसान है जिसने क्वांटम रियल्म को डिस्कवर किया थियोरेटिकली। क्योंकि याद रखना दोस्तों, क्वांटम रियल्म की प्रैक्टिकल डिस्कवरी हैंक की वाइफ जेनेट ने करी थी। खैर पॉइंट यहाँ ये है कि जेनेट के जाने के बाद हैंक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी क्वांटम रियल्म को स्टडी करने में। वहाँ के एनर्जी पैटर्न्स, वहाँ पर टाइम की वेरिएबिलिटी और उसके डिस्टॉर्शन पैटर्न्स सबको हैंक ने स्टडी किया और मेरा यकीन मानो ये एमसीयू के उन कैरेक्टर्स में से एक है जो सबसे क्लोज था टाइम मशीन को इन्वेंट करने से। बस बात यही आ गई कि हैंक कभी भी थियोरेटिकल आइडियाज के आगे बढ़ ही नहीं पाया। पर हाँ, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो वो हैंक पिम ही है जिसकी वजह से टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल हो पाई, क्योंकि अगर पिम पार्टिकल्स इन्वेंट नहीं हुए होते तो कोई टाइम ट्रैवलिंग भी नहीं हो पाती। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अब बारी है सर्जन सुप्रीम की, इस लिस्ट के अकेले डॉक्टर जो अपने दुश्मनों को कई तरह से खोल सकते हैं। पर आप थोड़ी ही देर में समझ जाओगे कि क्यों स्ट्रेंज स्मार्टनेस के मामले में भी अभी तक आए सभी में ऊपर हैं। तो एक नजर में आपको ये लग सकता है कि स्ट्रेंज के पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, थियोरेटिकल और अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी नहीं है, वो कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में महारत नहीं रखता। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका सोचना बिल्कुल सही है, पर स्ट्रेंज जिस एरिया में नॉलेज होल्ड करता है वो साइंस की लिमिटेशंस के परे है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो डॉक्टर सेल्विक, डॉक्टर बैनर और इनफैक्ट डॉक्टर हैंक पिम, इन सभी की नॉलेज और डिसिप्लिन की लिमिट जहां पर आकर खत्म हो जाएगी वो बस सरफेस लेवल स्क्रैच करने जैसा है मिस्टिक आर्ट्स और नॉलेज ऑफ द मल्टीवर्स का। स्ट्रेंज उस लेवल पर नॉलेज रखता है और लड़ता है जो डायमेंशनल लेवल ह्यूमंस कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाते। स्ट्रेंज की स्मार्टनेस के इम्पैक्ट पर तो मैं बाद में आऊंगा, आप उससे पहले ये समझो कि स्ट्रेंज कितना ज्यादा ब्रिलियंट इंसान है कि वो सबसे कम वक्त में कमरताज की सभी मास्टर्स की नॉलेज को क्रॉस कर चुका था। उसने मिस्टिक आर्ट्स और सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड कमरताज की लाइब्रेरी की हर बुक को पढ़ डाला। फिर उसने बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो भी पढ़ लिया, डोरमामू को आउटस्मार्ट करके आ गया, वो भी उसी के रियल में जाकर। उसके ऊपर से पूरे मल्टीवर्स में अकेली डार्क होल्ड की जो कॉपी बची है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में ही है। पर स्ट्रेंज की स्मार्टनेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इन्फिनिटी वॉर। स्ट्रेंज वो इंसान है जो शायद सबसे फार इन द फ्यूचर देखकर बैठा है। बंदे ने 14 मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज देख रखी है, जिसके बाद उसने वो रूट प्लान कर लिया जो अल्टीमेटली वापस से पूरे यूनिवर्स को पहले की तरह रिस्टोर कर दे। पर अब ऐसा भी हो सकता है कि डूम्सडे में हमें स्ट्रेंज के प्लान का और ग्रैंड विजन पता चले कि क्या सच में 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में जो एक पॉसिबिलिटी थी वो थैनोस से जीतने की थी या फिर डॉक्टर डूम को बनने से रोक देने की। क्योंकि इस पर तो कई थ्योरीज आ ही रहे हैं कि स्ट्रेंज यूनिवर्स को ठीक करने के साथ साथ अल्टीमेटली टोनी को भी मार डालना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर टोनी एग्जिस्ट करेगा तो वो अल्टीमेटली डॉक्टर डूम बनेगा ही बनेगा। नंबर 4,
ही हु रिमेन्स। अब ही हु रिमेन्स जिसके कई वर्जन्स हैं, आप कैंग कह लो, इमॉर्टस या फिर रामाटट, हर वर्जन में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि सब एक ही ब्रिलियंस और एक ही विजन को कैरी करते हैं, और वो है एब्सोल्यूट डोमिनेंस ओवर मल्टीवर्स एंड टाइम। तो ही हु रिमेन्स कितना ब्रिलियंट था, इसका जवाब हमें लोकी सीरीज से ही मिल पाया है, जहां ही हु रिमेन्स बताता है कि फ्यूचर में वो और उसके वेरिएंट्स सभी एक जगह मिले थे और फिर उनमें बहस छिड़ गई और फिर एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गया, जिसके बाद ही हु रिमेन्स ही वो था जिसने अपने सभी वेरिएंट्स को मारा और अल्टीमेटली टाइम के एंड पर जाकर बैठ गया। पर ही हु रिमेन्स की ब्रिलियंस यहीं खत्म नहीं होती, उसने अपने हाथों से सीक्रेट टाइमलाइन को बनाया, एक पूरी टाइमलाइन जो उसी के हिसाब से चलेगी जैसा वो चाहेगा, और इस काम को एडमिनिस्टर करने के लिए उसने सेटअप किया टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी टीवीए को, जो कि उसके कमांड और विजन को एग्जीक्यूट करते थे। पर बात सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होगी, ही हु रिमेन्स इतना ज्यादा स्मार्ट था कि वो अपने मेहनत पर भी अंधा भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने बनाया टाइम लूम को, एक ऐसी मशीन जो पूरे इनफाइनाइट टाइम स्ट्रीम्स को एक सीक्रेट टाइमलाइन में गुद कर रख सके। आप सोच सकते हो दोस्तों, एक मल्टीवर्सल फेल सेफ मैकेनिज्म को बना पाना कितनी ऑसम और ब्रिलियंट बात है। अब मैं आपको कुछ दिलचस्प बताने वाला हूँ, और वो ये है कि हमारी इस लिस्ट में इम्पैक्ट के मामले में ही हु रिमेन्स सबसे टॉप पर होता, वो भी अनडिस्प्यूटेड। अगर मल्टीवर्स सागा अपने पुराने आइडिया कैंग डायनेस्टी पर ही चल रही होती तो, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये वीडियो फ्यूचर को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में कैंग का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता। पर क्योंकि मार्वल का प्लान चेंज हो गया, इसलिए उसके सारे इम्पैक्ट को लोकी सीजन 2 में रीराइट कर दिया गया और एक तरह से उसको रिप्लेस कर दिया गया। पर इस बात के क्रेडिट को सिर्फ ही हु रिमेन्स को ही देना चाहिए कि एटलीस्ट लोकी सीजन 2 तक वही वो बंदा था जिसने मल्टीवर्स सागा को शेप दे रखा था। नंबर 3, टोनी स्टार्क। तो अब बारी है हमारे हैवीवेट कैटेगरी के पहले चैंपियन टोनी स्टार्क की। तो टोनी स्टार्क की इंटेलिजेंस के किस्से तो मैंने कई वीडियोस में गाए हैं, जिनमें उसका आयरन मैन सूट बनाना सबसे बेस्ट है हम फैंस के लिए। पर बात करें उसके इम्पैक्ट की, तो अब तक जो लोग इस लिस्ट में प्लेनेटरी लेवल और डायमेंशनल लेवल पर पुश कर रहे थे, वहीं टोनी का इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्सल लेवल पर है। क्योंकि आज अगर पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ्स एग्जिस्ट करती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क की वजह से है। रही बात इंटेलिजेंस की, तो टोनी ने कबाड़ के ढेर से एक मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर बना डाला था। ध्यान रहे दोस्तों, एक फ्यूजन रिएक्टर एक फिजन रिएक्टर से ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। वहीं पहला मार्क 1 आर्मर भी बना देना। साथ ही ये बंदा अपनी पहली ही 2 मूवीज में अपने पिता हावर्ड स्टार्क को आउटस्मार्ट कर चुका था। इसने सेल्विक को पीछे छोड़ दिया, जार्विस जैसे एआई को बनाया जो खुद आयरन मैन सूट डिजाइन और प्रोडक्शन में डाल सकता है, माइंडस्टोन की कॉन्शियसनेस को सिंथेसाइज करने के लिए सही पैटर्न ढूंढ सकता है। फिर टोनी ने ही फ्राइडे को भी बनाया जो इतनी स्मार्ट है कि वो एक टाइम मशीन के थियोरेटिकल मॉडल के वर्किंग को चेक करने के लिए मिलियन एंड बिलियन कैलकुलेशन और सिमुलेशन तुरंत रन करके आउटकम दे दे। इन सब के साथ साथ पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क उन गिने चुने लोगों में से एक है जिसको हल्क से बिल्कुल डर नहीं लगता। पर इन सारी बातों को भी साइड रखे तो टोनी का जो सबसे ब्रिलियंट और सबसे इम्पैक्टफुल फीट है वो है टाइम मशीन का इन्वेंशन। पर इसकी शुरुआत मैं कुछ इनसेन इन्फॉर्मेशन से करना चाहूंगा। डॉक्टर हैंक पिम ने बहुत पहले कसम खाई थी कि वो किसी भी स्टार्क के हाथ में अपने पिम पार्टिकल जाने नहीं देंगे। तो टेक्निकली टोनी ने कभी क्वांटम रियल्म की वर्किंग को जाना नहीं था। तब भी स्कॉट की बातों को थोड़ी देर सुनने के बाद वो क्वांटम रियल्म और टाइम के फ्लो के बिहेवियर को बता देता है और स्कॉट की गलती भी कि वो क्या गलत कर रहा है। आप सोच पा रहे हो कि ये कितनी औसम बात है। और उस लिमिटेड क्वांटम रियल्म इंफॉर्मेशन के बाद भी टोनी कुछ दिन बाद ही एक कंप्लीट और फंक्शनल टाइम मशीन का मॉडल लेकर कैप्टन के पास आ गया। तो टेक्निकली जितनी देर आपने टोनी को एंड गेम में देखा है, उतनी देर में उसने क्वांटम रियल्म की वर्किंग को पूरी तरह जाने बिना ही उसकी मैपिंग कर डाली थी। और क्वांटम रियल्म जहां टाइम का फ्लो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वहां पर प्रिसाइज टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स ढूंढ पाना आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल की बात है। और यही बात हमें ये बताती है कि फिर डॉक्टर डूम भी किस लेवल पर होगा। और क्योंकि हमारी ये लिस्ट फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसीलिए डॉक्टर डूम भी इस लिस्ट में इसी नंबर पर आएगा फिलहाल के लिए। क्योंकि जैसे जैसे उसकी मूवी आएगी तो इम्पैक्ट वाइज शायद उसकी पोजीशन इससे ऊपर हो जाए। नंबर 2, रीड रिचर्ड्स। अब डॉक्टर रीड रिचर्ड्स वो इंसान है जिसने तब मल्टीवर्स के बारे में स्टडी करके उसे समझ लिया था जब सब प्लैनेटरी लेवल्स और यूनिवर्सल लेवल्स पर थे। क्या हुआ,
नहीं समझे? हाँ बताता हूँ। अगर हम 838 के रीड की बात करें या अभी पेड्रो पास्कल वाले रीड की जो हमें फैंटास्टिक फोर में दिखने वाला है, तो दोनों ही रीड्स मल्टीवर्स को स्टडी कर रहे हैं और एक करके बैठ चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज 838 पर पहुंच जाता है, तब वहां पर रीड को इंट्रोड्यूस ही किया जाता है एक एक्सपर्ट के तौर पर, जो इस ट्रांस यूनिवर्सल जर्नी से पैदा हुए मल्टीवर्सल पर इफेक्ट के बारे में स्ट्रेंज को समझा सके। आप सोच सकते हो कि एक ओमेगा लेवल टेलीपैथी करने वाले म्यूटेंट के सामने भी आपको ब्रिलियंट कहा जाना कितनी बड़ी बात है। खैर, तो 838 के रीड रिचर्ड्स की बातों से ही लगता था कि वो कई सालों से मल्टीवर्स और इनकर्जन के बारे में स्टडी कर रहा है। और मेरा ऐसा कहना कोई अजम्पशन नहीं है, बल्कि अगर आप सटल इन्फॉर्मेशन को पकड़ पाते हो तो आपको भी पता चल जाएगा। अर्थ 838 पर पहुंचने के बाद स्ट्रेंज को ये बताया जाता है कि यूनिवर्सेस के तो नंबर्स और डेजिग्नेशन अलॉटेड है, यानी कि 838 की साइंस इस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि वो मल्टीवर्स को सेक्टर्स में बांटना सीख गए थे, जिसका मतलब कि उन्होंने मल्टीवर्स की मैपिंग करी थी। फिर इनकर्जन को एक्सप्लेन कर देना, उसके इफेक्ट्स को इलेबोरेट करना, ये सब दिखाता है कि एक रीड रिचर्ड्स कितना होशियार हो सकता है। वही अगर हम पेड्रो पास्कल के रीड की बात करें तो वो बंदा 60s के जमाने में मल्टीवर्स को स्टडी करने निकला है, यानी कि एमसीयू में भी रीड रिचर्ड्स उस वक्त से मल्टीवर्स के बारे में नॉलेज होल्ड कर रहा होगा जब टोनी स्टार्क पैदा भी नहीं हुआ था। और रीड की स्मार्टनेस का क्या इंपैक्ट होगा ये हमें फैंटास्टिक फोर मूवी और फार फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यही वो इंसान है और अल्टीमेटली एमसीयू में भी होगा, जिसकी वजह से पूरा मार्वल मल्टीवर्स रिस्टोर हो पाएगा। नंबर 1, लोकी। अब हैंड्स डाउन इस लिस्ट के टॉप पर इसी कैरेक्टर को आना था, क्योंकि लोकी के इंटेलिजेंस और उसकी नॉलेज अभी ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है पूरे एमसीयू में। स्पेशली मल्टीवर्स के कस्टोडियन बनने के बाद तो बंदा वर्चुअली ऑमनिसिएंट है। खैर, उससे ज्यादा इंप्रेसिव ये बात है कि लोकी की स्मार्टनेस का इम्पैक्ट बताने के लिए हमें बस यही कहना है कि इस लिस्ट में अभी तक आने वाले जितने लोग हैं वो बस इसीलिए एग्जिस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि लोकी है। पर अगर अब हम लोकी के इंटेलिजेंस की बात करें तो ओबी और विक्टर टाइमली की थ्योरीज के अधूरेपन को लोकी ही सबसे पहले समझ पाया था। क्रोनल रेडिएशन के इफेक्ट्स को भी बारीकी से समझने वाला यही बंदा था, और फिर सब कुछ ठीक करने के लिए लोकी ने हजारों सालों तक मल्टीवर्सल साइंस पर महारत हासिल की और फिर पूरे मल्टीवर्स के इरेजर को निगेट करते हुए सब कुछ को थाम लिया। लोकी के इम्पैक्ट को कोई भी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये लोकी 2012 वाला लोकी है, तो क्या उसके कस्टोडियन ऑफ द मल्टीवर्स बनने से पहले भी एग्जिस्ट करने वाले लोग उसी की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखो, लोकी पूरे टाइम के बाहर जाकर बैठा है, तो उसके लिए पूरे मल्टीवर्स का टाइम स्ट्रीम ऐसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं बटा है। उसके लिए टाइम एक प्योर कांस्टेंट में दिखती है। वो एक ही वक्त पर टाइम के तीनों पहलू को अपने सामने देख सकता है। तो अगर लोकी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें तो उसने हमेशा से मल्टीवर्स को थाम रखा है। तो इतने बड़े इम्पैक्ट को कैरी करने वाले को तो इस लिस्ट की टॉप पर होना ही था। तो ये थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स। आपको क्या लगता है, क्या 2012 में लोगों ने सोचा होगा कि जिस विलन की एवेंजर्स मिलकर पिटाई कर रहे हैं वो आगे जाकर सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कहलाएगा? पर ये लिस्ट अभी यही नहीं रुकेगी, अभी आगे और भी कई स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स आने वाले हैं। अभी डूम आ रहा है, अर्थ 828 का रीड रिचर्ड्स हमें दिखने वाला है, डॉक्टर हैंक मैकॉय से हम मिलेंगे और ब्लू मार्वल नाम आप भूलना नहीं। पर फिलहाल आप बताओ कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में कौन से नंबर पर था और आपकी टॉप 3 प्रेडिक्शन सही निकली कि नहीं? आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।